जैसा कि कल पढ़े अपन थांडाई का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, और प्रयास त्रुटि सिद्धांत उसमें किसमें दिया था? द एनिमल्स इंटेलिजेंसी, जो 1898। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में उसने सीखने के नियम दिए, जिसमें 3 मुख्य और 5 गौण नियम थे। अब 3 मुख्य और 5 गौण नियमों की बात करेंगे आज अपन। जैसे 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहला तत्परता का या फिर मानसिक तैयारी का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा प्रभाव, संतोष या परिणाम का। जबकि गौण नियम कितने? 5 है। अब गौण नियम 5 है तो पहला कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया, 2 नंबर आंशिक क्रिया, 3 नंबर है मनोवर्ती। मनोवर्ती को ही क्या कहेंगे? मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास। और 5 चौथा है आत्मीकरण, समानता, सादृश्यता। और 5वां है साक्षर्य का नियम या साक्षर्य परिवर्तन का नियम। कितने हैं ये? 5। आज हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 करके एक एक चीजें सीखेंगे। जैसे तत्परता का नियम क्या है, अभ्यास का नियम क्या है, प्रभाव, संतोष, परिणाम का नियम क्या है, इनके बारे में देखिए एक एक जानेंगे अपन। सबसे पहले देखो लिखा है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को ही अपन क्या कहेंगे? मानसिक तैयारी का नियम। ये बात हम कल भी किए थे कि मानसिक तैयारी के नियम नाम जो दिया था वो किसने दिया था? वुडवर्थ ने। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। जबकि थांडाई इसको क्या कहते हैं? तत्परता का। तत्परता का नियम, इसे ही वुडवर्थ ने क्या नाम दिया? मानसिक तैयारी का नियम। जब किसी भी कार्य को आप करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक तैयार नहीं होते, क्या उस कार्य को कर सकते हो? बताइए, आप लोग बताइए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब तक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होते तो क्या आप उस कार्य को करना पसंद करोगे? अगर करवा भी लिया तो क्या उस कार्य को आप सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। इसका मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन कार्य करना सीख जाते हैं, कार्य करना सीख जाते हैं। अब मान लो कि कोई कार्य करने की आपके मन में इच्छा आई, है ना? कोई कार्य करने की मन में क्या आई? इच्छा। और उसी समय वो आपको कार्य दे दिया जाए, उसी समय वो कार्य आपको करने को दे दिया जाए, तो उस कार्य के प्रति आपकी क्या बन जाते हैं? रुचि। आपकी क्या बनेगी? रुचि। इसका मतलब ये तत्परता वाला जो नियम है, मानसिक तैयारी का जो नियम है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से तत्परता की बात तो करता है, परंतु ये इस बात की भी व्याख्या कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति कोई कार्य करने की मनसा बना ले या व्यक्ति के मन में कोई कार्य करने की लालसा जागे, अपनी भाषा में समझा रहा हूं, कोई कार्य करने की लालसा उसके मन में आई, कोई कार्य करने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई और उसी दौरान उसको कार्य करने को दे दिया जाए, तो क्या उस कार्य के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाएगी? बिल्कुल उस कार्य के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। हम शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य करने को तैयार हैं, है ना? परंतु हमें कार्य नहीं दिया जाए, पर हमें कार्य करने को ही ना दिया जाए तो हम कार्य के प्रति हमारी रुचि नहीं होगी और उस कार्य को करना हमें नहीं सीखेंगे। तो ये सिद्धांत ये कहता है तत्परता का कि इसका एक उपनियम बनेगा कि रुचि का नियम। मैंने आपको एक बात बताई, जब भी हम लोग भी प्राणी हैं, है कि नहीं? प्राणी है, हाँ, जिसके प्राण ले सांस है, चलता फिरता सब प्राणी है ना? तो इसमें एक उपनियम बनेगा, वो है रुचि का नियम। अब देखो रुचि के उपनियम में एक बात करते हैं। आपने घोड़ तो है, घोड़ तो मतलब घोड़ा, है ना? घोड़ा है और घोड़े को तालाब के पास ले गए, गाय को तालाब के पास ले गए, भैंस को तालाब के पास ले गए। अब पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पर तालाब के पास ले जा सकते हैं, तालाब के पास ले जा सकते हैं। जैसे आप सुनो, आपने जी की गाय ने पर पानी पिया वहाँ जो क्या बोला? छे छे छे, है ना? और भैंस ने पानी बोला तो भो भो। ए को मतलब आप उनके कर रहा हूं मैं रुचि जगाने के इंटरेस्ट बताना चाहूँगा कि भाई तू पानी पी ले। और इसी पावलो वाले सिद्धांत को थांडाइक ने साचर्य के नियम में प्रतिपादित कर दिया था आगे चल के। किसके अंदर है? साचर्य। तो 3 तो है मुख्य और 5 है गौण।
अब देखो, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विद्यालय में बच्चे को भेजा जा सकता है, पर पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां बाध्यता नहीं होगी वहां पे तत्परता की बात, वो स्वयं ही तत्पर होकर सीखेगा, स्वयं ही तत्पर होकर सीखेगा। जैसे विद्यालय, इसके बाद देखिएगा, जब बालकों में ये जो तत्परता वाला नियम है, ये बच्चों में क्या जागृत करेगा? रुचि जागृत करेगा, जानने की जिज्ञासाएं उत्पन्न करेगा। तो रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कौन सा नियम महत्वपूर्ण है? तत्परता का। कौन सा है? तत्परता। 2 नंबर क्या है? अभ्यास है। 2 नंबर कौन सा रहेगा? अभ्यास। अभ्यास तो नॉर्मल है, किसी भी कार्य को बार बार अगर अभ्यास करते हो तो एक दिन वो आपके व्यवहार में अपने आप ही यंत्रवत हो जाता है, अपने आप ही। यानी किसी भी कार्य को जितनी अधिक बार दोहराएंगे तो बालक उस कार्य में अभ्यास वृत्ति आ जाएगी। जैसे कई बार आप बटन बंद करते, तो छोटे थे बटन बंद करना मुश्किल था, पर बार बार सीख गए। अब आप एक एक बटन को थोड़ी देखते हो, शर्ट के बटन एक एक बंद करते हो? नहीं, बागी में तो भागते भागते तो शर्ट पहन लेते हो और बटन बंद किए, है ना? है कि नहीं? जैसे लड़कियां भागते भागते काम कर लेते हैं, भागते भागते तैयार हो जाते हैं, क्यों? अभ्यासवर्ती आ गई। किसी भी कार्य को जितनी अधिक बार दोहराएंगे तो उस कार्य के प्रति हमारे मन में, हमारे व्यवहार में क्या आ जाएगी? अभ्यासवृत्ति। और अभ्यासवृत्ति जब आ जाएगी तो कार्य के परिणाम क्या होंगे? सकारात्मक, और हम सीख जाएंगे। अर्थात अभ्यास का नियम जो इस बात पे बल देता है कि आपको करके सीखना है। यानी थॉर्नडाइक का कौन सा नियम करके सीखने पर बल देता है? तो वो है आपका अभ्यास का। अभ्यास का नियम करके सीखने पर बल देगा। इसमें 2 चीजें हैं, इसके 2 उपनियम बनेंगे, उपयोगिता और अनुपयोगिता और अनुप्रयोग। कुछ चीजें आपके लिए उपयोगी होती हैं, कुछ चीजें आपके लिए अनुपयोगी होती हैं। उपयोगी चीजों को आप बार बार क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं, उसको बार बार अपन दोहरा रहे हैं, है ना? इसमें क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, उन चीजों को बार बार दोहराएंगे। जो चीजें उपयोगिता अनुपयोगिता का मतलब है कि जो चीज आपके लिए उपयोगी है, जो कार्य आपके लिए उपयोगी, उस कार्य को हम क्या करेंगे? बार बार दोहराएंगे। और जो कार्य आपके लिए उपयोगी नहीं, उसको क्या करेंगे? मन छोड़ देंगे। कहते हैं ना, सरसरी निगाहों से देख लिया परंतु डिटेल से नहीं पढ़ा। हम जब तैयारी करते हैं, 1 टाइम तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ आता है। बाद में जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हो तो आपको खुद को समझ में आने लग जाता है कि ये प्रश्न तो पेपर में नहीं बनेगा, ये तो बहुत ईजी है, अगर बना तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब इस चीज को अपन को छोड़ देना है। लास्ट में 1 टाइम सिलेबस होने के बाद 2nd टाइम जब सिलेबस करते हो तो बहुत सी चीजें आप व्यवहार से छोड़ देते हो कि यार तो नॉर्मल चीजें हैं, ये जो चीजें भूली भी नहीं जाएगी और ये चीजें याद भी रहेंगी और इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। एग्जाम में क्या आ सकता है? भूलने का डर रहता है, जिसमें भूलने का डर होता है। उन चीज को हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। यानी उपयोगी चीजों को अपन दोहराएंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। एक होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब बार बार रिटर्न कर रहे हो, बार बार उसका अभ्यास कर रहे हो, उसी चीज का बार बार अभ्यास करते हो, जिसे भूलने का डर होता है। जिसमें विस्मृत का मतलब होता है भूलना। जिन चीजों को भूलने का डर होता है उस चीज को बार बार लिख करके अनुप्रयोग कर करके देखते हो। उपयोगिता अनुपयोगिता का मतलब है वो चीजें उपयोगी कौन सी हैं, अनुपयोगी कौन सी हैं। उपयोगी और अनुपयोगी चीजों में आप क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करके उनको याद कर लेंगे या अभ्यास करेंगे। अनुप्रयोग में आप क्या करेंगे? जिन चीजों का हमें भूलने का क्या होता है? डर होता है। जिनका भूलने का डर होता है, जिनको भूलने का डर होता है, उसी को हम क्या करते हैं? अनुप्रयोग करते हैं, उसको बार बार काम में लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। इसके बाद देखिए अगला है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ये ले लें। आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास थे जड़मती ओत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। एक इस पे भी अगर बार बार अभ्यास करोगे तो क्या आपके पत्थर पे भी निशान हो जाते, इसका सामान्य सा अर्थ ही है। जबकि आप ये देखिए, एक बालक बीमार हो गया, अभ्यास नहीं कर पाया, मैथ्स में अच्छा अभ्यास नहीं कर पाया, अनुत्तीर्ण हो गया। एक बच्चा खिलाड़ी है, बीमार होने की वजह से अभ्यास नहीं कर पाया, मैथ्स में अनफिट हो गया। कहने का मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं? अभ्यास। और अभ्यास का नियम किसके ऊपर बल देता है? करके सीख। देखो इसमें ज्यादा माथापड़ी नहीं, ये थ्योरी को कम में मत लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर आधारित आपका अभ्यास। अच्छा,
थार्नडाइक का कौन सा नियम, थार्नडाइक का कौन सा नियम उपयोगिता, अनुपयोगिता या फिर अनुप्रयोग पर आधारित है? तो आप कहोगे अभ्यास। यानी पर्सन यहां से बनेंगे। अब देखो इनका कोई लेना देना नहीं है। अब दो पंक्तियां आपकी ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति, तीन ही तो बातें, तीन ही तो बातें हैं कि करके सीखने पर आधारित कौन सा है? अभ्यास का। अभ्यास का नियम करके सीखने पर आधारित। उपयोगिता, अनुपयोगिता या अनुप्रयोग पर आधारित कौन सा है? अभ्यास। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आपको तीन ही बातें ध्यान रखनी है, ये और ये, और कुछ नया नहीं। इसके बाद देखो प्रभाव का नियम, प्रभाव या संतोष या परिणाम का। जब कोई भी प्राणी किसी कार्य को करता है उसके रिजल्ट परिणाम सकारात्मक आ जाए, उसका परिणाम सकारात्मक आए, पॉजिटिव आए, तो क्या होता है? कार्य करने में उसे अच्छा महसूस करता है, अच्छा संतुष्टि महसूस करता है, सुख महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। इसीलिए क्या कहेंगे? प्रभाव, संतोष या परिणाम, संतोष या परिणाम। पर ये आधारित किस पे है? याद रखिएगा, ये आधारित दंड और पुरस्कार पे आधारित है। किस पर होएगा? दंड और पुरस्कार आधारित है। याद रखिएगा ये कि थार्नडाइक का कौन सा नियम दंड पुरस्कार पर आधारित है? तो आप कहोगे प्रभाव का। बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। दूसरी बात उपनियम है, संतोष और असंतोष, जिनके अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्य जिसके परिणाम सकारात्मक हो संतोष महसूस करते हैं, और जिसके परिणाम नकारात्मक आते हैं, नेगेटिव आते हैं, उसके असंतोष की प्रवृत्ति, उस कार्यों पर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगली बात है जो मैं भी बता के गया हूं कि प्रशंसा, दंड और पुरस्कार। अगर बच्चे की आप प्रशंसा करो तो भी वो भी तो पुनर्बलन ही है। क्या है? पुनर्बलन। अर्थात पुरस्कार दंड के रूप में आ जाए तो ये भी कह सकता है कि कौन सा पुनर्बलन पर आधारित है? पुनर्बलन आधारित। तो क्या कहोगे? प्रभाव या परिणाम या फिर संतोष। तो प्रशंसा, दंड, पुरस्कार पर आधारित अर्थात पुनर्बलन आधारित, पुनर्बलन आधारित। अगली बात देखिए, अभिवर्ती या मनोभाव को विकास करने। अभिवर्ती या मनोवर्ती। अभिवर्ती का मतलब मनोवर्ती होती है। क्या होगी? मनोवर्ती। आपकी मनोवर्ती धनात्मक या सकारात्मक बनाने में थार्नडाइक का कौन सा नियम महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो आपका प्रभाव। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, एक बच्चा आपके सामने है ना, और बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा। आपने उसको कार्य दिया और कहा कि बेटा तू कर सकता है, इस कार्य को तू बार बार अभ्यास कर, है ना, तू करेगा तो इस कार्य को कर सकता है। उसको मोटिवेशन दिया, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, पहले के दो काम आए, और बच्चे को कह दिया कि तेरा भी, तू भी पास हो सकता है, मैथ्स तेरे को भी आ सकते हैं, हिंदी तू भी सीख सकता है। ऐसे बच्चे को भावना पैदा कर दी। अब बच्चे के अंदर जब धनात्मक मनोवर्ती बैठ गई, उसकी धारणा पॉजिटिव होगी विषय के प्रति, तो बच्चा धीरे धीरे क्या हो गया? ज्यादा सीखने लग गया, और उसे धारणा के रिजल्ट भी आने लग गए। उसने पहला टेस्ट दिया, उसमें 10 में से उसके 5 आए, उसको लगा यार ठीक है, मतलब मैथ्स मुझे आती है। फिर उसने अगला टेस्ट दिया, अगला टेस्ट दिया तो उसके 10 में से फिर 8 आए। एक उसकी फिर धारणा मनोवर्ती पॉजिटिव होती गई कि यार मैं तो सीख सकता हूं। तो ये पुरस्कार दंड पे आधारित तो है, परंतु अपनी मुख्य बात अपनी मनोवर्ती भी है। भाई आपने नॉर्मल भाषा में, गाँव की भाषा में कहा अपनी जिसकी मनोवर्ती हुएगी, काम विषय हुए, जैसी हमारी धारणा होती है काम में वैसा ही। रूम तो जावे मरे की खबर ले आवे। आप तो सुनी होगी, सुनिए नहीं ऐ को मतलब जिसकी अपनी धारणा होगी कार्य के प्रति वैसा ही कार्य होता है, उसका वैसा ही रिजल्ट होगा, रिजल्ट भी तो वैसा ही होगा, नतीजे भी, परिणाम भी तो वैसे ही होंगे। अलग नतीजे थोड़ी आएंगे, नतीजे वही होने जो आप सोचोगे। भाई आप लोग पेपर में तैयारी करते हो, आपको पता है, सिलेक्शन वाले को भी ये पता है कि तेरा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन नहीं होने वाले को भी पता होता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता होता है, पता है उसको ऑलरेडी, पर बता नहीं रहा। हो जाएगा जी, हो जाएगा, पढ़ा है ना, फिर भी नक्को लाग जाए। कई बार तो पेपर इस बहाने भी देते हैं कि बेरो को नहीं आपको भी नक्को लाग जाए, जबकि नहीं। आपकी मनोवर्ती क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा मनोवर्ती अच्छी होनी चाहिए, पता नहीं कब हो जाए किसी का,
तो कहने का मतलब जो आपका परिणाम संतोष या प्रभाव का जो नियम है वो इस बात पे भी निर्धारित करता है कि व्यक्ति की मनोभाव कैसे है, व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसे है। अगर अपनी मनोवृत्ति पॉजिटिव रही तो हम सीखेंगे ज़्यादा और रिजल्ट भी क्या आएगा, सकारात्मक, सकारात्मक परिणाम आएगा, संतोष महसूस करेंगे। इसलिए दो बातें बड़ी विशेष हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी पूछी नहीं गई पेपर में, जबकि ये बात पूछी गई है प्रशंसा दंड पर आधारित या पुनर्बलन पर आधारित कौन सा है, प्रभाव या फिर संतोष। जबकि ये पूछ लिया जाए कि थार्नडाइक का कौन सा नियम, थार्नडाइक का कौन सा नियम अभिवृत्ति या मनोभावों को विकास करने में उपयोगी माना जाता है, या फिर ये कह दे कि धनात्मक मनोवृत्ति, धनात्मक है मनोवृत्ति को विकसित करने में थार्नडाइक का कौन सा नियम उपयोगी है, तो आप क्या कहोगे, प्रभाव का। पहला प्रभाव, पहला जो है तत्परता, वो किस पर आधारित है, वो जिज्ञासा उत्पन्न करने में, रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने में कौन सा है, तत्परता। कौन सा, तत्परता। तत्परता का जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न। 2 नंबर पे क्या था, अभ्यास। अभ्यास किस पर आधारित है, करके सीखने पर, करके सीखने पर। उपयोगिता, अनुपयोगिता और अनुप्रयोग आधारित। जबकि तीसरा किस पर आधारित है आपका, तीसरा है प्रशंसा, दंड, पुरस्कार और पुनर्बलन, या फिर धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करने में शायद। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये बातें हैं। आप देखिएगा कभी भी पेपर, सीटेट का पेपर उठाइए, यूपी टेट का उठाइए, राजस्थान के एग्जाम पे देखिएगा ये बात पूछी गई है। तो अच्छी बात तो यही बनती है। इसके बाद देखो, हो सकता है एग्जाम्पल आए, बालक अपने पिता, यानी बालक अपने पिता के साथ रोज बगीचे में घूमने जाता है। क्यों भाई, क्यों? हो सकता है कि बच्चे को बगीचे में झूला दिया जाए, है ना, है, हो सकता है बच्चे को वहां पे खेलने का मौका मिल रहा हो, है ना, आइसक्रीम मिल रही हो, तो धनात्मक है, इसीलिए जा रहा है। पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ, नहीं बेटा तू रहने दे, है ना। बच्चा मम्मा का जान खाते बहुत जिद करे, क्यों? क्योंकि नानी बहुत लाड करे, नानो बहुत लाड करे, खान पीन ना मिला, नाना दे दे ना 5 फट देसी दुकान में पाओ, ना पापा रोकने वाला ना मम्मी रोकने वाली। इसलिए बच्चा कहाँ जाने का प्रयास करता है, मम्मा। एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल जाने की जिद करता है, तो यही है, यानी टाबर का मन में किस जान की लालसा है कि ना मैं तो जाऊं, अब ससुराल ना भेज दियो वही कहें, है ना, ऐसा मत कर देना। अब इसके बाद देखो, सफलता से बढ़कर है कोई पुरस्कार नहीं होता, सीधी सी बात है भाई, परिणाम से बढ़कर कुछ थोड़ी है। आपका सफलता मिल गई तो इससे बढ़ के पुरस्कार थोड़ी है, ये भी इसी में आ जाएगा। एक बालक के टेस्ट में से 10 अंक आए तो उसे पेंसिल दे दिया गया, क्या दे दिया गया, पेंसिल। एक तो इसका मतलब है प्रभाव या फिर परिणाम या फिर संतोष वाला। एक बालक ने गृह कार्य नहीं किया और बच्चे अध्यापक ने उसको डांट फटकार लगाई, तो भी क्या है, दंड, तो भी क्या है, दंड। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 3 बातें विशेष है, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार और पुनर्बलन, और एक अभिव्यक्ति मनोवृत्ति को धनात्मक विकसित करने में सहायक। फिर बालक अपने पिता के साथ रोजाना बगीचे में जाता है तो कोई फायदा, चाहे बच्चा ननिहाल जाए कहीं जाए, पर लगना चाहिए आपको कि बच्चा किसी न किसी प्रलोभन के लिए जा रहा है। किसके लिए, प्रलोभन। या प्रलोभन है तो मतलब पेंसिल भी तो प्रलोभन है। अब बच्चे को पेंसिल दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो, क्या है, प्रलोभन है साहब। कि देखना, पिछली बार मान लो कि एक कक्षा में 10 बच्चे हैं और पिछली बार एक बच्ची को मिल गई पेंसिल, तो बगल वाली को दिखाएगी, देख मेरे को पेंसिल मिला, अगली बार सोचेगी कि ये पेंसिल मेरे को लेके आनी अगली बार। तो प्रलोभन के हिसाब से भी बच्चा तत्पर होकर पढ़ता है। अब देखिएगा गौण नियम कितने हैं, 5। एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी जब हमारे सामने कोई समस्या हो, जब हमारे सामने कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान हेतु आप अनेक अनुक्रियाएं करेंगे। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक आप प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। यही तो बहुप्रतिक्रिया। अब ये थ्योरी नहीं रटने का, ये मत रटिए आप, बहुप्रतिक्रिया समझिए क्या है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है,
जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान हेतु हम अंत तक क्या करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए, तभी तो बहुप्रतिक्रिया, और अंत आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप सीख जाओगे। तो ये प्रयास त्रुटि पे ऐसा ही तो बिल्ली वाला प्रयोग पे किया था, तो इस पर इसलिए किस पर आधारित है, ये प्रयास त्रुटि पे आधारित। एक है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया, आंशिक का मतलब छोटे छोटे खंडों में। कई बार होता है हमारा जो संपूर्ण विषय सामग्री है उसको हम इकाईवार बांट लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे खंडों में इकाईवार बांट के याद कर लेते हैं, या उनको अलग अलग विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांट कर याद कर लेते हैं। तो संपूर्ण सामग्री हम छोटी छोटी चीजें हम सीख करके हम संपूर्ण ज्ञान ले रहे हैं, तो मतलब अंश से पूर्ण की ओर। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि हम विषय वस्तु को छोटी विषय वस्तु को खंडों में बांट लेते हैं, या विषयवार बांट लेते हैं, इकाईवार बांट लेते हैं। ठीक है, बस इतना सही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें देखिए अगला, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति या मानसिक विनाश। देखो नाम से पता है, मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति या मानसिक स्थिति या मानसिक विनाश। आपको पता है कि जैसी हमारी धारणा होती है, जैसी हमारी धारणा होगी विषय के प्रति, ज्ञान के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी के भी प्रति आपकी धारणा हो सकती है। मान लो कि मैथ्स विषय के प्रति होगी, साइको विषय के प्रति होगी, है ना, या पॉलिटी के प्रति आपकी जो धारणा बन गई कि भैया यह विषय तो क्या है, हार्ड है, क्या आप समझ पाओगे? नहीं। इसीलिए अधिगम का जो प्रमुख कौशल है वो क्या है, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति जैसी हमारी धारणा होगी वैसा ही तो सीखेंगे। तो कहने का मतलब है अधिगम का जो प्रमुख कौशल होता है वो क्या, आपकी मनोवृत्ति। अब जैसे हमारी मनोवृत्ति होगी सीखेंगे भी वैसे ही। जैसे अधिगम का प्रमुख कौशल क्या है, मनोवृत्ति। और मनोवृत्ति क्या होती है, किसी वस्तु, परिस्थिति, घटना, ज्ञान, बुद्धि के प्रति हमारी स्वयं की धारणा, स्वयं के प्रति नहीं, उन घटनाओं के प्रति। इसके लिए मनोवृत्ति के लिए बाह्य उद्दीपक का होना जरूरी है, बाह्य उद्दीपक का होना जरूरी है। परंतु अपने प्रति जो धारणा बनती, खुद के प्रति, सेल्फ, भाई खुद के प्रति भी जो धारणा आपकी वो आपका होता है सेल्फ कंसेप्ट। पर किसी दूसरे के प्रति जो धारणा है, विषय के प्रति हो सकती है, ज्ञान के प्रति हो सकती है, परिस्थिति व्यक्ति के प्रति हो सकती है, विषय वस्तु के प्रति हो सकती है, वो क्या आपकी मनोवृत्ति, मतलब धारणा। आगे बात समझ। और इसके लिए बाह्य उद्दीपक होना जरूरी है। और ये बार बार बता चुका हूं कि जैसी हमारी धारणा होती है सीखते वैसे ही है। रोन तो जावे मरे की खबर लिया, भाई बात है कि भैया बता तो मरिया पड़े। कई बार आपा कोई काम खातर गल है, कोई गांव को टाबरी होगा, पापा कहे जा बिरबड़ का घर से जेड़ी लिया, क्या लिया, जेड़ी। अब आजकल को टाबर तो मेरे से समय के जेली, अरे बेटा जा बकवास ना करे, जल्दी से जा जेड़ी लेके आ। अब बच्चा चला गया, जावई को नहीं, अगले घर से पहले उठ के उल्टो ऐसे गेट खानी से कोई नहीं वगैरह था ही को नहीं, और मैं तो हिला मार लियो, गेट कन खोल लियो ही को नहीं, वो तो मैंने पहले ही दिखा। फिर घर के कहो पापा वो तो मन दिखा ही हो, तेरा पग भी उठा ना गया नहीं, है ना, बोलते ही नहीं बोलते। एक वो मतलब धारणा ही कौन पावे। कई बार पहली की है आपने कहता है ना, पहले जी का टावरन कया करता, चाहे कोई काम मैं करूं, जिद होती थी काम करने की, मैं करके लेके आऊं, नहीं तू रहने दे यार, ना मैं करता हूं, जिद होती। आजकल मैं क्यों करूं, ओके भी बैठे हुए है ना, ये होती है। ये बराबर नहीं का सागर जी का अड़ा ठोकती हो जाए, मारवाड़ी में कया करा अपने। तो मनोवर्ती मानसिक स्थिति तो आपकी मनोवर्ती पे डिपेंड करती है। इसके बाद देखो आत्मीकरण, नाम से पता चला आत्मीकरण है समानता और सादृश्यता। आत्मीकरण, समानता, सादृश्यता। पहले से कुछ चीजें आपको आती हैं, पहले पूर्व ज्ञान आप कुछ रखते हो। अगर आप पूर्व ज्ञान रख रहे हो, पहले से कुछ चीजें आपको आ रही हैं और उसके बाद उससे कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हो, तो मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात। जो चीजें हमें आती हैं और उन्हीं के बेस पे हम कुछ नया सीख रहे हो,
तो क्या हमें आत्म संतुष्टि नहीं मिलती? मिलती है। हम पहले से देखो, समानता का मतलब कोई चीज, कोई घटना या परिस्थिति आपके सामने आई, कोई परिस्थिति घटना, तो पहले क्या करते हैं? हम पहले उस घटना को याद करते हैं जो अपन पहले अनुभव कर चुके हैं कि यार शायद इसका समाधान इससे हो जाएगा। अनुभव करते हैं ना, कोई परिस्थिति घटना अपने सामने आई तो हम क्या करेंगे? जो पूरा अनुभव कर चुके हैं उस घटना को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं कि शायद ये ऐसा हो जाएगा। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हो तो प्राय ऐसा ही होता है, समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं, समानता नहीं ढूंढती या मिलती नहीं तो सोचते हैं कि भी कुछ नया होगा। इसका मतलब है जब बालक के सामने कोई नवीन परिस्थिति आती है, नई समस्या आती है, तब वो उससे मिलती जुलती परिस्थिति, बात तो वही है कि उससे मिलती जुलती परिस्थिति को क्या करेगा? स्मरण करेगा, याद करेगा या अनुभव करेगा। जो पहले याद किया उसने, वह उसको अनुभव कर चुका है, यानी पहले उसको जाने चुका है। एक बालक के सामने जब कोई नवीन परिस्थिति आएगी तब वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति को याद करेगा जो उसको पहले अनुभव कर चुका है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उससे मिलती जुलती परिस्थिति हम याद करते हैं कि क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या ऐसा अपन पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब हम समानता ढूंढते हैं, सादृश्यता ढूंढते हैं। इसीलिए चौथा नियम क्या बनेगा? आत्मीकरण, समानता और सादृश्यता, है ना। इसका मतलब बच्चा, कई बार आपने देखा होगा कि मम्मा खाना बना रही है, मम्मा चाय बना रही है, मम्मा कोई भी कार्य कर रही है, पापा कोई भी कार्य कर रहे हैं, बच्चा बिना करे सीख जाता है, ऐसा देखकर सीख जाता है। जैसे आप लोग लड़कियां बैठी हैं, कुछ गृहिणियां बैठी हैं, तो या कुछ हमारे छोटे रसगुल्ले बैठे हैं, ये है ना, क्यों भाई रसगुल्लो, है ना, अरे हाँ करो, हाँ। जैसे कई बार कोई कार्य करते हैं, मम्मा कोई कार्य कर रही है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम देखकर अपने आप सीख रहे, पास खड़े हैं। कई बार तो मम्मा से बढ़िया चाय बनाती गुड़िया, है ना, क्यों? पापा को अपनी बिटिया के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बनाती बढ़िया है वो। क्या उसने बनाना सीखा? अपने आप सीख गई। वो देख रही थी, सीख गई, देख रही थी, सीख गई। तो माँ के खाना बनाते देख स्वयं उसी प्रकार से खाना बनाने का अगर प्रयास कर रही है तो आत्मीकरण है कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा मैं कर सकते। कोई भी कार्य आप ये कहो ना, मैं इसको कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपको पूरा ज्ञान है उसके बारे में, आप उसके बारे में पूरा ज्ञान थोड़ा बहुत रखते हो। इसका मतलब आत्मीकरण, समानता और सादृश्यता की बात होगी। इसके बाद देखिए अगला जो पांचवा है, साचर्य का नियम। साचर्य संबंध, साचर्य परिवर्तन, अनुकूलन अनुक्रिया का नियम क्या है ये? थार्नडाइक ने क्या किया कि जो पावलो ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, थार्नडाइक ने पावलो के जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, साचर्य अनुबंधन का सिद्धांत है, क्लासिकल जो थ्योरी दी, उसमें साचर्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त कर दिया। क्या है साचर्य रूप परिवर्तन? इस बात को समझिए। किसी एक परिस्थिति में कोई व्यवहार कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को समान उसी दूसरी परिस्थिति में दोहराना। नहीं समझे? आपने कोई व्यवहार किसी परिस्थिति में किया, किसी परिस्थिति में आपने कोई व्यवहार किया और वैसी ही परिस्थिति फिर आई, सेम दोहरा दे तो नॉर्मल से। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है और उससे आप कोई चीज छीन लो, बच्चा रोया, बच्चा रोया और आपने वो चीज खिलौना वापिस से दे दिया। बच्चा सीख गया कि छीनता है, रोने लग जाओ, वापिस दे देगा, है ना। मम्मा, बच्चा मोबाइल लिए, छोटा बच्चा था, मोबाइल के साथ खेल रहा था, मम्मा ने छीन लिया, बच्चा चीखा चिल्लाया, क्यों? सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? सीखा हुआ है, सीखा हुआ कि नहीं सीखा हुआ? परिस्थिति सेम सी लगी हुई है, तो बच्चा क्या करेगा? चीखेगा, चिल्लाएगा, मम्मा मोबाइल उसके हाथ में रख देगी। कैसा नहीं होता है?
बच्चा कॉपी में काम कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना। मम्मा भी पढ़ रही थी, तैयारी कर रही है जैसे कोचिंग में, और बच्चा भी घर पे पढ़ रहा होगा। अब बच्चा कॉपी में लिए है, कुछ लिख रहा था, मम्मा ने उसे पेन छीन लिया, बच्चा चीखा, अरे रुक, बुक कड़ा ना मारी, ओ ले पेन ले कर ले खराब, देखी जाएगी। बच्चा करे, बाद में कोई और कार्य कर रहा था बच्चा, घर का कोई बर्तन होते, कई बार बर्तनों के साथ भी बच्चा खेल लेता है, या मम्मा के सैंडल ले लो, क्योंकि आजकल सैंडलों की कमी नहीं है मम्मा के, हर पार्टी में अलग भी अलग होते हैं सब। तो हो सकता है कि मम्मा के हाई हील वाले सैंडल लिए हो और बच्चा उसको गाड़ी बनाया चला रहा है, और मम्मा ने डांटा, अरे मैं तो काल ही लेके आई हूं, पैर की कुन देखी है, उससे बच्चे से छीने, क्या बच्चा चुप रहेगा? क्या करेगा? बच्चा रोएगा। यानी जो किसी परिस्थिति में आप व्यवहार कर चुके और उसी समान कोई दूसरी परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो हम पहले वाली परिस्थिति उस पर लागू कर देते हैं। यही तो क्या है? साचर्य परिवर्तन है, साचर्य परिवर्तन। इसमें एक उद्दीपक से होने वाली क्रिया दूसरे से भी हो गई। मम्मा ने पेन छीना था, बच्चा रोया था, वापस दे दिया, है ना। बच्चा मम्मी के हाई हील वाले सैंडल से खेल रहा था, है ना, मम्मा ने छीना, बच्चा फिर रोया। क्या बात, उद्दीपक चेंज हो गए? क्या उद्दीपक है चेंज हो गए? एक में उद्दीपक क्या था? पेन था, और एक में मम्मा का हाई हील वाला सैंडल था। यानी एक उत्तेजक से होती जो अनुक्रिया एक उत्तेजक से होती है वह बाद में दूसरे उत्तेजक से भी होने लग जाती। इससे आसान और क्या समझाऊं? बच्चे को रुला दिया, मम्मा के सैंडल खराब करवा दिए, है ना, और क्या करोगे? समझ में आई बात? तो ये 5 क्या है आपके गुण नियम है, 3 आपके मुख्य, 3 मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। रुचि जिज्ञासा पर आधारित तत्परता, करके सीखने पर आधारित अभ्यास, उपयोगिता अनुपयोगिता अनुप्रयोग पर आधारित आपका अभ्यास, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, और धनात्मक मनोवर्ती आधारित आपका प्रभाव, परिणाम, संतोष। याद रखिएगा। फिर पहला आपने पढ़ा बहु प्रतिक्रिया, प्रयास त्रुटि पर आधारित है। दूसरा आंशिक क्रिया, कॉमन सा विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटना है। 3 नंबर क्या पढ़ा आपने? मनोवर्ती, धनात्मक होनी चाहिए साहब, जैसे हमारी मनोवर्ती होता कार्य वैसा ही होता है। चौथा क्या है? आत्मीकरण, ज्ञात से अज्ञात के आधार पे होगा साहब, ज्ञात से अज्ञात। अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। जो आत्मीकरण का या समानता या सादृश्य, पहले की गई परिस्थिति को अगर कोई बच्चा कोई किसी के सामने कोई नवीन परिस्थिति आती है या समस्या आती है तो वो पहले कोई परिस्थिति में कोई कार्य कर चुका है या सीख चुका, उसको याद करता है और उसका समाधान है कर सकता है। इसमें चीज अलग है, इसमें साचर्य परिवर्तन होता है। और प्रश्न पूछ सकता है कि थार्नडाइक ने पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग को किस रूप में व्यक्त किया? साचर्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया। थार्नडाइक ने पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किस रूप में व्यक्त किया? साचर्य परिवर्तन का है, ऐसा भी कह सकते हो कि साचर्य परिवर्तन का है। याद रहेगी बातें, ये मुख्य प्रश्न बनेगा इसमें। इसके बाद देखिएगा, इस सिद्धांत के कुछ दोष हैं जो हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, उसके दोष भी हैं। वो करता है कि बार बार करके सीखो, करके सीखो, करके सीखो, यानी यांत्रिक मतलब रटना, समझना नहीं, सिर्फ रटने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो तरीका यांत्रिक, यानी यांत्रिक आधारित है, रटने पर बल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोष ही है। दूसरी बात, कई बार अपन व्यर्थ प्रयत्न कह रहा कि बार बार अभ्यास करो, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, व्यर्थ अभ्यास भी तो हो रहे हैं इसमें, व्यर्थ प्रयत्न आधारित है, इसका मतलब ये दोष है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या होगा, क्या सीख रहा है, ये कारण स्पष्ट नहीं होता, तो सीखने के कारण इसमें स्पष्ट नहीं होते, और ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी है, जबकि छोटे बच्चों के लिए तो उपयोगी है, परंतु प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या है? अनुपयोगी। शैक्षिक महत्व पे आ जाते हैं कि शैक्षिक महत्व क्या कहते हैं? छोटे बच्चों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है।
पिछड़े छोटे बच्चे, मंदबुद्धि, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। बात बात पे कहता कि अभ्यास करो, बात बात पे कहता कि पुरस्कार दंड पे बात। क्या अभ्यास के द्वारा कार्य पे बल नहीं दिया? दिया। पुरस्कार दंड पे आधारित आपका तीसरा बल दिया। प्रेरणा पर बल देता है। किस पर है? प्रेरणा, मोटिवेशन, धनात्मक मनोवर्ती। याद रखिएगा, धनात्मक है, मनोवर्ती या फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा पे बल। तो आप कहोगे अभिप्रेरणा पे कौन सा दिया था वैसे? कौन सा? प्रभाव। कौन सा? प्रभाव। और प्रभाव नहीं आए तो फिर मनोवर्ती। मनोवर्ती धनात्मक तभी होगी, मनोवर्ती धनात्मक हुई तो बच्चा प्रभावित तो हुआ है, प्रभावित तो हुआ है। जैसे हमारे अध्यापक गणों ने क्या कहा, मैथ सबसे हार्ड है। हमारी धारणा बना दी। क्या बना दी? धारणा कि मैथ सबसे तो हार्ड है, सबसे हार्ड विषय, जबकि नहीं, मैथ सबसे इजी है। सा सीखने लग जाते हो तो इससे आसान सब्जेक्ट ही नहीं है कुछ। प्रेरणा पर बल, कर्मिक रूप से सीखने पर, कर्मिक का मतलब लगातार, एक के बाद एक कर्मिक रूप से सीखने पर बल देगा। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना जैसे ये कौशल होते हैं, इन कौशलों के सीखने में भी सहायक है। आपने पढ़ा था परिश्रम और धैर्य, है ना? परिश्रम और धैर्य, क्योंकि प्रभाव प्रयास त्रुटि के सिद्धांत का आपने एक नाम ये भी दिया था, परिश्रम और धैर्य। परिश्रम करते रहिए, धैर्य खोइएगा नहीं। कभी आपके नाम के भी बिल्ली कब आपको चिको कदे न कदे तो टूटेगो, अपनी भी कदे न कदे बारी आवेगी, है नहीं? शुद्ध लेखन, अगर आप गलतियां कर रहे हो तो शुद्ध लेखन में क्या कर रहे हैं? बार बार लिखो। क्या करो? उसको बार बार उसको लिखवाओ। तो शुद्ध लेखन के लिए क्या होगा? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण। बच्चा मान लो कि शुद्ध बोलता है, बच्चा शुद्ध लेखन नहीं कर रहा, शुद्ध अच्छे से लिख नहीं पा रहा, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा, तो बच्चे में किसकी अब कमी है? अभ्यास वर्ती की कमी है। जिन शब्दों को बच्चा, जिन वर्णों को बच्चा उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा, उसका क्या करो? बच्चे को बार बार अभ्यास करो। लिख गलत रहे तो आप याद करो, जो पहले हम कक्षाओं में पढ़ते थे, हम लोग पढ़ा करते थे, तब पता है क्या होता? एक गलती को 5 बार लिखना था, और अगर गलती को दोबारा कर दिया तो उस गलती को 10 बार लिखना है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। आजकल ऐसा नहीं करते, आजकल ऐसा नहीं होता हमारे आजकल के स्कूलों में। पहले होता था, स्कूलों के अंदर अंताक्षरी होती थी, है ना? क्या होती थी? अंताक्षरी होता था। इसके बाद आप ये भी जानते हो कि वहाँ पे सुरती लेख होता था, एक व्यक्ति बोलता था, एक लड़का, बाकी सुन के लिखते थे। वहाँ त्रुटियाँ होती थी, त्रुटियों को 5 या 10 बार लिखना होता, वो अध्यापक पे डिपेंड करता। अब देखो, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण पर बल बालक में आशावादी बनाने हैं। बिल्कुल, बालक को आशावादी बनाने, बालक को आशावादी बनाने, आत्मनिर्भर बनाने। भाई बच्चा कमजोर हो सकता है, सभी एक जैसे नहीं होते, मानसिक क्षमताएं, मानसिक योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो अध्यापक के अंदर उस बच्चे के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, आशावादी दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि ये बच्चा सीख सकता है। पहले तो उस बच्चे की धनात्मक मनोवर्ती विकसित कर दो, धनात्मक है मनोवर्ती विकसित करो। बच्चा भले ही गलत कर रहा हो, धनात्मक रखो उसके प्रति रवैया। अगर धनात्मक हुआ, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो ये सिद्धांत इस बात पे भी बल देता है कि आशावादी बनाने पर या आत्मनिर्भर बनाने पर बल देता है। अनुभव का लाभ उठाने, जो चीजें सीख चुके हो, बार बार ये कहा ना कि जो चीजें सीखे हो दोबारा उसी परिस्थिति में आए तो उसको लागू कर दो, है ना? आत्मीकरण, समानता और सादृश्य का यही तो बताता है। तो इसका मतलब अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता और विकास, योग्यता और विकास करने में सहायक, करके सीखने पर बल देता है। ये बात आप सीखो, करके सीखने पर बल देता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, मुझे जो लगता है यहाँ पे ये 4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्व अधिगम, स्व मतलब खुद, स्व अधिगम द्वारा सीखने पर बल, यानी थांडाइक का जो नियम है, स्वयं करके सीखने पर भी बल देता है। लिखा था हमने, स्वयं करके सीखने पे या करके सीखने पर बल भी देता है। आप करो, पर कई बार तो बच्चा स्वयं करके भी सीखता है। अब स्वयं करेगा तो बच्चा गलतियां भी तो करेगा,
पर अंततः करता रहा पर अंततः सीख गया। यानी स्वय अधिगम द्वारा सीखने पर बल, और दूसरी बात है ड्राइविंग, टेनिस आदि सीखने में सहायक। और आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? थार्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। और अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत, ये बात इंपॉर्टेंट है। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाना यानी जो चीजें आपने सीखी उसी चीज को, या कोई तथ्य सीखा, कोई घटना परिस्थिति के बारे में आप जान गए, वैसी परिस्थिति घटना आपके सामने दोबारा आती है तो क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? बिल्कुल उस परिस्थिति में वैसा का वैसा लागू कर देते हैं आप लोग। यानी जो सीख चुके हो आप अर्जित ज्ञान को, अर्जित ज्ञान जब भी आप कर चुके हो वैसी परिस्थिति आपके सामने आई तो उसको लागू कर देते हैं। जैसे बच्चा काऊ सीखा, सोचो एक गाय के बारे में देखा, गाय को क्या बोले? काऊ। अब बच्चे को कहीं पर भी गाय दिखती है तो गाय नहीं बोलता, मम्मा काऊ, वाइट काऊ, ब्लैक काऊ बोलता है, पर डबकारे इनके बोलने को पता नहीं, ऐसे बोलेगा डिफरेंट कलर वाली काऊ है। तो हो सकता है, मतलब कहने का मतलब जो उसने सीख लिया जैसे उसके सामने आएगा उसको लागू कर देगा। अरे बच्चा कहीं गाना सुन लिया, दे दे देड़ा, मम्मी के पीछे रहे सारे दिन बस दे दे देड़ा, दे दे देड़ा है। हाँ गेड़ा तो देड़ा ही बोलेगा बच्चा तो। अब देखो इस सिद्धांत में जो तत्व है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में जो तत्व है प्रेरणा, ये सिद्धांत मोटिवेशन पर बल देता है। मोटिवेशन की बात है इसमें। अगर धनात्मक मनोवर्ती की बात है तो इस सिद्धांत के अंदर है प्रेरणा की भी बात है। बच्चा जब कोई कार्य कर रहा है, बच्चे के सामने जब कोई समस्या है तो उस समस्या को कर रहा है तो उसमें बाधाएं भी आ रही हैं, उसमें बैरियर भी आ रहा है, तो अगला क्या है? बाधा। और इस सिद्धांत में हमने देखा कि बच्चा कई दफा व्यर्थ अनुक्रिया भी करेगा, जैसा कि बिल्ली ने किया। अगर इस प्रकार सिद्धांत से सीख रहे हैं तो कई बार निरर्थक प्रतिक्रियाएं होंगी, निरर्थक प्रयास भी होंगे जिनका कोई महत्व नहीं होता। परंतु तीसरा आपको पता कि ये पद तो होगा, परंतु व्यर्थ अनुक्रियाओं को बाद में क्या करना? आपको धीरे धीरे उनको छोड़ना है। जैसा कि बिल्ली ने अनुक्रियाओं में क्या कर दी थी? कमी कर दी थी। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? सफलता। जैसे सोचो बिल्ली के सामने उद्दीपक के रूप में भोजन है, मछली का टुकड़ा है, उसको मोटिव कर रहा है, अंदर से भूख है, सामने मछली का टुकड़ा, वो क्या कर रहा है? मोटिव। परंतु बिल्ली दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही, बाधा है। निकलने के अनेकों प्रयास करती है। अंततः जब पहली बार निकली, दूसरी बार ऐसा किया तो उसने व्यर्थ अनुक्रियाओं को क्या कर दिया? धीरे धीरे कम कर दिया, छोड़ दिया, और अंततः वो दरवाजा खोलना सीख गई। एग्जाम्पल से समझो इस बात को, और सही अनुक्रिया की स्थापना कर लक्ष्य तक पहुंच गई। ऐसे याद रह जाएगा, या और भी कोई है कारण जिससे आप जान पाते हो? मैं कहता हूं इससे आसान क्या बताऊं कि सिद्धांत के थार्नडाइक के प्रभाव या थार्नडाइक के प्रयास त्रुटि सिद्धांत में जो तत्व है, बिल्ली पे प्रयोग किया। बिल्ली के सामने क्या? मछली का टुकड़ा है और भूखी बिल्ली है, भूख भी उसको उत्तेजित कर रही है, और प्रेरणा के रूप में उसके सामने क्या दिख रहा है? उस लक्ष्य क्या दिख रहा है? उसको टारगेट क्या है? भोजन। और प्रेरित उसको कौन कर रही है? भूख। भूख उसको प्रेरित कर रही है और टारगेट उसका मछली का टुकड़ा है। उसको पाने के लिए मोटिव होती है, भूख उसको मोटिव कर रही है, बाहर निकलने के लिए बाधाएं आ रही है, निरर्थक प्रयास कर रही है। और अंत में जब पहली बार दरवाजा खुला, दूसरी बार दरवाजा खुला, तो पहली बार की तुलना में दूसरी बार अनुक्रिया उसने कम की, तीसरी बार धीरे धीरे अनुक्रियाओं में फिर कमी आई। यानी जो व्यर्थ अनुक्रियाएं कर रही थी उसको धीरे धीरे क्या कर रही है? दूर कर रही है, अपनी कमियों को दूर कर रही है, और अंततः सफलता प्राप्त कर लेती है। एक दौर ऐसा आता है थार्नडाइक के सिद्धांत में कि बिल्ली को इसके पिंजरे के अंदर बंद किया, थार्नडाइक इधर उधर हुआ, बिल्ली ने कोई उछल कूद नहीं मचाया, और बिल्ली ने सीधा लीवर पे पैर रखा
और बाहर आ गई। कुंडी ना खोल सोनिया, सीधा अंदर है आ, वो वाली बात है तो सीधा ही अंदर से बाहर निकल गई भाई इसमें। अब सही अनुक्रिया के बाद लक्ष्य तक पहुंचने का उसको पता चल गया कि कैसे निकले। अब देखो टोलमैन ने इस बात कही, टोलमैन ने कहा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। पूर्ण रूप से क्या है? वैज्ञानिक। ये टोलमैन कह रहा है, क्या कह रहे हैं? टोलमैन कह रहा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से क्या है? वैज्ञानिक है। दूसरा ये भी कह रहा कि ये सिद्धांत इस बात की फिक्स करता है, चुनाव और बंधन का सिद्धांत है, ये इस बात को फिक्स करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करेंगे तो क्या होएगा, चुनाव और बंधन का।